नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो 2026 में जो विद्यार्थी एग्ज़ाम में भाग लेंगे उनके लिए समर्पित है। ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है इसमें हम 150 दिन का आपको लक्ष्य दे रहे हैं। दैनिक लक्ष्यों के साथ आप अगले 150 दिन में जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पहले वीक का प्लान हमने दे दिया था और इसके साथ साथ कुछ प्रश्न भी हम आपको देंगे जो आप लिखेंगे। तो पहले वीक में हमने जो पहला टॉपिक जो उठाया था वो कहानी खंड था। तो कहानी खंड का 1 वीक का शेड्यूल टेलीग्राम के ग्रुप पर आपके लिए उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये भी पता चले कि भाई तैयारी करनी कैसे है। तो हमने एक आज का जो वीडियो है वो उसी एक्सपेरिमेंट को देखते हुए है कि अगर हम आपको एक समराइज वीडियो हिंदी का जो भी हम 150 दिन में जो लक्ष्य रखेंगे उसका एक समराइज वीडियो अगर आपको उपलब्ध करा पाएँ तो शायद आपकी तैयारी में थोड़ी गुणवत्ता आएगी और क्या पढ़ना है और किस चीज़ को कम पढ़ना है या जिन चीज़ों को छोड़ सकते हैं उसके बारे में आपको आइडिया लगेगा। परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, नोट्स की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, ये इन वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इन वीडियोस का लक्ष्य केवल और केवल परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिन चीज़ों पर वेटेज दिया जाना चाहिए वही चीज़ें इन वीडियोस में डिस्कस होने वाली हैं। तो ये छोटे छोटे वीडियोस होने वाले हैं। तो अभी जैसे हाँ कहानी खंड की हम बात कर रहे हैं तो कहानी खंड में मैं कोशिश करूँगा आपको 3 वीडियोज़ उपलब्ध कराने की। 2 वीडियो में तो हम कवर करेंगे कहानी का विकास। एक वीडियो कहानी का विकास का होगा, दूसरा वीडियो भी कहानी का विकास का डालने की कोशिश करेंगे। कहानी का विकास पार्ट 2 और ये पार्ट 1। और तीसरे वीडियो में हम प्रमुख कहानीकार की चर्चा करेंगे तीसरे वीडियो में। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पे ये कंटिन्यू ही रहेगी। आपका फीडबैक मुझे बताएगा कि इससे आपको कितना लाभ हो रहा है और क्या मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, समय की अपनी एक वैल्यू होती है, अगर आपको लाभ होगा तो वही चीज़ हम कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, आपका फीडबैक बताइएगा मेरे को कि कैसा ये रह रहा है। तो देखिए, ये जो आप अभी स्क्रीन पर देखेंगे सारे मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो आज टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए गए हैं। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जो विद्यार्थी अपने नोट्स यूज़ करना चाहे वो कर सकता है। इन नोट्स से ये सहायता मिलेगी आपको कि नोट्स में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और किन चीज़ों पे और ज़्यादा बल देने की ज़रूरत है और किन चीज़ों के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, नोट्स का जो पहला पन्ना है उसमें हमने ये केवल मैंने एक दुनिया समानांतर की सारी कहानियों के राइटर्स लिख रखे हैं। कई बार व्याख्या आती है तो हमें पहचान में नहीं आता और बार बार याद करना पड़ता है कि कौन सी कहानी किसकी है। तो मैंने अपने नोट्स के पहले पन्ने पर ही लिख दिया है ताकि मैं इसको बार बार याद करके इस चीज़ को याद कर पाऊँ। ठीक है, दूसरा ऐसे प्रेमचंद की मैंने 16 कहानियाँ जो संग्रह है उनके नाम लिख दिए हैं ताकि एक एक को याद करके, जैसे रानी सारंधा पे मैंने सोचा 2 मिनट बैठ के सोचूं मैं कि भाई रानी सारंधा में किस बात पर है ये कहानी, तो ये मैं सोच पाऊँ, इसलिए ये भी एक जगह लिखी हुई है। आगे जो चीज़ लिखी है वो देखिए, आपके नोट्स जो प्रिंटेड नोट्स वगैरह भी होते हैं उनमें काफ़ी सारी चीज़ें बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए बताई जाती। कहानी क्या होता है, कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, ऐसी जो चीज़ें हैं ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ समझने की दृष्टि से आप समझ सकते हो तो इनको जल्दी जल्दी आप कवर कर सकते हो और इनके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम जो शुरुआत करेंगे वो महत्वपूर्ण यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये है आपके सामने जो है वो है कहानी का विकास और कहानी का जो विभाजन है, कहानी के विकास का जो विभाजन है वो आज हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो विभाजन कैसे किया गया है देखिए, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद पश्चात, उत्तर प्रेमचंद, नई कहानी और नई कहानी के परवर्ती। देखिए, प्रेमचंद प्रसाद था ये। देखिए,
प्रेमचंद और प्रसाद है ना, वो हैं इस कहानी यात्रा के प्रमुख जो रचयिता हैं, लेखक हैं, वो हैं। उनके आधार पर ही काल विभाजन किया गया है। तो प्रेमचंद प्रसाद से पहले, प्रेमचंद प्रसाद के बाद, इस प्रकार से आप विभाजन समझ सकते हो। तो प्रेमचंद पूर्व युग जो होगा वो 1901 से 1915, प्रेमचंद प्रसाद होगा 1915 से 36, उत्तर प्रेमचंद माना जा रहा है 37 से 55। ये देखिए यहाँ, ये सारा जो काल है ये लगभग स्वतंत्रता का भी काल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर स्वतंत्रता के बाद की कहानी आएंगी, जिसमें नई कहानी, और नई कहानी के बाद के जो परवर्ती आंदोलन है उन पर बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिए आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग भी है। देखिए किसी भी एग्जाम में याद करने वाला पक्ष होता ही होता है। आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, जिसको सरल भाषा में रटने वाला जो बात कहते हैं कि रट लो, तो वो चीज़ें हर एक जो पेपर होता है उसमें होती हैं। तो कुछ चीज़ें हिंदी साहित्य में भी आपको याद करने की ज़रूरत होगी। तो जहाँ भी आज से आप मेरे नोट्स में MTR पाएंगे, मेरा कुछ ऐसा लिखा होगा MTR, इस प्रकार से आप कई जगह मेरे नोट्स में लिखा हुआ दिखा पाएंगा। MTR का मतलब है मुझे तुम रटो, मुझे तुम रटो, मतलब इस पार्ट को आपको रटना है। और कोई ऐसे इस तरीके से नहीं जाना चाहे और सोफिस्टिकेटेड में समझना चाहे तो ये होगा मैटर टू रिमेंबर, मैटर टू रिमेंबर। तो जहाँ जहाँ ये दिखेगा आपको, जहाँ आपको ये दिखेगा वहाँ आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कालखंड आपको क्या करना है? याद करना है। अब हम पहला कालखंड देखते हैं, प्रेमचंद पूर्व युग। देखिए प्रेमचंद पूर्व युग में मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, इन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करना है। आप ऐसे ही नोट्स बनाएं कि उन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रहे, फिर भाषा में आप उसको पिरो पाएंगे। तो देखिए प्रेमचंद पूर्व युग क्या था? प्रेमचंद पूर्व युग कहानी कला की शैशवावस्था का काल था, मतलब कहानी कला शुरू ही हो रही थी। इसी दौरान हिंदी साहित्य की पहली कहानी माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, ये जो कहानी है माधवराव सप्रे द्वारा लिखी हुई, एक टोकरी भर मिट्टी, इसको पहली कहानी माना गया। देखिए जरूरी नहीं है ये मतलब कि पहली जो कहानी होती है, पहला उपन्यास, इसको लेकर जनरली विवाद होते हैं। दो तीन कहानियां ऐसी होंगी जिनको लेकर कहा जाएगा कि यही पहली कहानी है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि किस कहानी को पहली कहानी कहा गया है। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको हिंदी की पहली कहानी पर रिसर्च करनी है और उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट ये परीक्षा में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं आपको लिखने के लिए दे रहा हूँ। ये हो सकता है आपको कई चीज़ें नोट्स में नहीं मिलती हैं, आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा। तो नोट्स बनाने के क्रम में ये भी समझेंगे किन चीज़ों पे रिसर्च करनी है। तो हिंदी की पहली कहानी पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है और इस पर रिसर्च करके ढूंढना है कि किन किन कहानियों को हिंदी की पहली कहानी कहा गया है। ठीक है, अब बात आती है कि पहली कहानी प्रेमचंद पूर्व युग में लिखी गई। इस काल में पश्चिमी कहानी परंपरा के साथ साथ हिंदी कहानी परंपरा के गुण देखने को मिलते हैं। पश्चिमी कहानी का मतलब हो गया जो अंग्रेजों वाला जो एरिया है, यूरोप वाला जो एरिया है, उसके तत्व भी इन कहानियों में देखे गए। अभी आए कैसे? तो अंग्रेज जब भारत आए थे तो कहानी कला बंगाल के रास्ते क्या पहुंची? हिंदी जगत में पहुंची है। इस वजह से पश्चिमी परंपरा के गुण भी क्या देखने को मिल रहे हैं। इन कहानियों में क्या प्रबल है? तो आदर्शवाद, नैतिकतावाद, ये आदि प्रबल है। ठीक है, फिर है ये काल कौन सा है? तो देखिए मैंने आपको बताया था 1901 से 1915 है, तो ये क्या है? नवजागरण का काल है। कौन सा काल है? नवजागरण का। इसलिए राष्ट्रवादी एवं सुधारवादी मानसिकता देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद एक कहानी के बारे में और आप चर्चा करेंगे, वो थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई उसने कहा था। इस पर एक फ्लैशबैक तकनीक का प्रयोग करके इस कहानी को लिखा गया था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। फ्लैशबैक आप मूवीज में बहुत सुनते होंगे, फ्लैशबैक क्या होता है।
ठीक है, पुरानी स्मृतियों में चला जाना, दैट इज कॉल्ड फ्लैशबैक। ठीक है, तो ये तकनीक यूज हुई थी। इतने मोटे मोटे पॉइंट आपको प्रेमचंद पूर्व युग में ध्यान रखने हैं। अगर प्रेमचंद पूर्व युग पे फिर शॉर्ट नोट आ जाए तो इन पॉइंट्स को देखते हुए आपको उत्तर लिखना है। कोशिश करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा इन्हीं नोट से उत्तर कैसे लिखा जाता है। अगर वो भी हम सिखा पाए तो वो हमको सिखाएंगे आपको। अब देखिए, अब जो चंद्रधर कहानीकार, जो चंद्रधर शर्मा है, इनके बारे में और इनकी ये जो कहानी है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं, इन्होंने क्या किया, कहानी के बीज बोए, उनको अंकुरित करवाया और शैशवावस्था में सशक्त एवं सकल विद्या बनाने में इनका योगदान रहा है। देखिए, अब प्रेमचंद पूर्व में किसी भी राइटर के बारे में आप लिखें तो ये वाली लाइन आप सब में लिख सकते हैं। ऐसे कुछ लाइनों को आप याद कर सकते हैं, तो इसको भी मैं MTR कह सकता हूं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी उसने कहा था क्या है, प्रेम, कर्तव्य, बलिदान के परस्पर संघर्ष पर आधारित एक कहानी है जिसका एक पात्र है लहना सिंह। याद रखना इसको, लहना सिंह। MTR देखो मैंने लिखा हुआ अपने नोट्स में। अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। ठीक है, मतलब इसकी जो प्रेमिका है उससे उस वचन लेती है, तो उस वचन के पालना में उसका जो पति होता है उसकी रक्षा करते हुए भी उस लहना सिंह जो पुराना प्रेमी होता है उसका, वो अपने प्राणों की आहुति दे देता है। तो देखिए, जो हमने अभी बात की थी कि आदर्शवाद है, ये उन्मुख है, तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, बिल्कुल दिख रहा है ना। आदर्श उन्मुख व्यक्ति ही ऐसा करेगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप उदाहरण दे सकते हो और इस टाइप से आप चीज़ों को याद कर सकते हो। तो मैंने क्या क्या, देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। आपको क्या याद रखना, हम प्रेमचंद पूर्व युग पढ़ रहे हैं। कहानी कला की शैशवावस्था थी। माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी की बात करनी है। पश्चिमी परंपरा के गुण देखने को मिलते हैं। आदर्शवाद, नैतिकतावाद, राष्ट्रवादी एवं सुधारवादी मानसिकता दिखेगी। और आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो प्रेमचंद पूर्व युग में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रेमचंद पूर्व युग क्लियर हो गया, एक युग हमने खत्म कर लिया है। अब दूसरा जो आएगा, अच्छा, इसके बारे में कुछ और चीजें भी लिखी हुई हैं कि उसने कहा था में जो ये है कि क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी हमने नोट्स में लिख रखी हैं। तो इनको भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसको भी पहली कहानी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है, स्वच्छंदतावादी तत्व एंड द्वंद्व मौजूद है। द्वंद्व देखिए, जब वो हत्या करेगा, जब वो उसकी रक्षा करेगा, तो द्वंद्व तो आएगा कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये द्वंद्व देखने को मिलता है। शिल्प के धरातल पर देखोगे तो नाटकीयता दिखेगी, आंचलिकता दिखेगी, फ्लैशबैक हमने बात किया, जीवंत वर्णन दिखेगा। भाषा का प्रयोग उतना परिमार्जित ऑब्वियसली नजर नहीं आएगा क्योंकि प्रेमचंद का पूर्व युग है, कहानी कला जस्ट शुरू ही हो रही है, भाषा भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है। और कहीं कहीं अप्रचलित संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलेगा। और जब भी ऐसी कहानियां लिखी जाएंगी, जब भाषा का विकास नहीं होगा, तो ठेठ लोक भाषा का प्रयोग देखने को मिलेगा और मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग देखने को मिलेगा। इस कहानी की एक और विशेषता है, वो क्या कि गुलेरी जी ने फ्लैशबैक तो लिया ही है, लेकिन वार्तालाप शैली और किस्सा बयानी मतलब स्टोरी टेलिंग क्या होती है कि कितना कई बार आप अपने दोस्तों को देखते हो, बहुत बढ़िया स्टोरी, कोई घटना घटी होगी, उसको बहुत चटकारे लेकर या बहुत अच्छे तरीके से बयान करते हैं। तो उसी तरह ही कहानी में भी एक शैली होती है जिसको किस्सा बयानी कहा जाता है। उससे क्या होता है, किस्से को बताया जाता है तो सीधा पाठक जुड़ता हुआ महसूस होता है। तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। भाषा के लेवल मैंने आपको बताया विकसित नहीं थी, खड़ी बोली क्या हो रही थी, विकसित ही हो रही थी। तो खड़ी बोली के संवरने का ये काल था। कथाओं के पात्र मानवीय हैं और उनके चरित्रों में भी क्या है, यथार्थता है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीज हुई है आपकी कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उसने कहा था। अब आप एक बार सोच के देखिए, एग्जाम में सवाल आ जाता है, मान लो 2 सवाल मैं लिख रहा हूं, पहला ही शॉर्ट नोट आ जाता है आपके एग्जाम में कि आप लिखिए उसने कहा था। ठीक है, एक शॉर्ट नोट आ सकता है कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है,
अगर मान लीजिए ये दोनों चीजें आती हैं तो आपको अभी जो मैंने डिस्कस किया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्या इस पर आप 150 शब्द नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसने कहा था तब भी आप चंद्रधर्मा गुलेरी जी की बात करेंगे और उनके ऊपर बात आएगी तो आप उसने कहा था पर भी बात करेंगे। तो इस तरीके से आपको आंसर्स भी अपने नोट से आंसर्स निकालने हैं। तो ये दोनों शॉर्ट नोट्स जो बिल्कुल ही बेसिक से तैयारी कर रहे हैं कि तैयारी कैसे होती है, वो इन 2 शॉर्ट नोट्स को भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको काम भी देता रहूंगा ताकि आप आंसर राइटिंग भी साथ साथ कर सकें। तो देखिए यहाँ तक हमारा ये पार्ट खत्म हो गया है। अब दूसरा जो काल है जो है वो है प्रेमचंद प्रसाद का युग। तो प्रेमचंद और प्रसाद दोनों आएंगे इसमें, है ना। तो प्रेमचंद की भी बात करेंगे हम और प्रसाद जी की भी बात इसमें हम करेंगे। तो देखिए मैंने कहा था कि शुरुआत के 2 और तीसरे का कुछ पार्ट स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ चलता है। नई कहानी है जहां पर स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग के समानांतर है 1915 से 1936। आपने हिस्ट्री में पढ़ा, ये सबसे ज्यादा गांधीवाद का काल माना गया है। तो प्रेमचंद वाली कहानियों में क्या मिलेगा आपको? तो अगेन वहां पर आदर्शोन्माक, वहां पर आपको देखने को मिल रहा था, आदर्शोन्मुख कहानियां देखने को मिल रही थी। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? सामाजिक यथार्थ, गांधीवाद का प्रभाव दिखेगा। गांधीवाद का प्रभाव कैसे दिखेगा? इनकी कहानियों में अहिंसा, हृदय परिवर्तन, सत्याग्रह आदि सब देखने को मिलेगा। जैसे हृदय परिवर्तन की एक बहुत अच्छी कहानी है, अगर आपको याद आ रही हो तो बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, है ना। इसमें हृदय परिवर्तन पर आधारित है ये 16 कहानियों में से हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये मोटे मोटा ध्यान रखना है कि प्रेमचंद युग में कहानियों के जो विषय थे और किस प्रकार उनकी संरचना थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रसाद की कहानी क्या होंगी? प्रसाद देखो मनोवैज्ञानिक पक्ष ज़्यादा प्रबल रहता है प्रसाद की कहानियों में। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? स्वच्छंदतावादी कहानियां देखने को मिलेगी। व्यक्ति की जो आंतरिक अनुभूतियां हैं वो ज़्यादा प्रबल देखने को मिलेगी। मनोवैज्ञानिक पक्ष देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि गांधीवाद के विपरीत है, लेकिन गांधीवाद से समानता भी आप देखने को मिलेगी, क्योंकि अध्यात्मवाद, व्यक्तिवाद, प्रत्येक व्यक्ति का स्वधर्म अलग अलग होता है, ये सब बातें आपको प्रसाद की कहानियों में देखने को मिलेंगी। तो प्रसाद की कहानियों की ये विशेषताएं देखने को आपको मिलेगी। भाषा के लेवल पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने तो किसको प्रयोग किया है? हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया है। इनके यहाँ पर आपको लाक्षणिकता मिलेगी, अलंकारिकता मिलेगी, कलात्मकता मिलेगी। ये सीधा विधात्मकता में लिखते हैं, सीधा जो कहना होता है वो कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको लाक्षणिकता, अलंकारिता और कलात्मकता देखने को मिलेगी। तो ये प्रेमचंद और प्रसाद युग में दोनों की विशेषताएं हुई। ठीक है, मैंने थोड़े नोट्स बनाने की आपके लिए कोशिश की थी कि हिंदी की पहली कहानी हो, तो ये नोट्स इंटरनेट से ढूंढ के बनाने की कोशिश की थी। अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, आप खुद अपनी रिसर्च कीजिए और थोड़ा सीखिए कि कैसे ये चीज़ों को किया जाता है। कहानीकार हम कल देखेंगे, तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे उत्तर प्रेमचंद युग पे। ठीक है, उसके बाद हम आगे हैं उत्तर प्रेमचंद युग। देखिए अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिया है? प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद प्रसाद युग, 2 पढ़ रहे हैं। तीसरा हम अब पढ़ रहे हैं उत्तर प्रेमचंद युग। और तो उत्तर प्रेमचंद युग में भी 2 धाराएं देखने को मिलती हैं। जैसे प्रेमचंद प्रसाद में भी 2 थी, एक प्रेमचंद वाली वही कंटिन्यू होती है। एक प्रेमचंद वाली का स्थान ले लेता है मार्क्सवाद वाली जो धारा है वो ले लेता है, और उधर दूसरा मनोविश्लेषणवादी या जो मनोवैज्ञानिक कहानियों वाला था वो कंटिन्यू होता है। तो मार्क्सवाद वाली कहानियां तो आप जानते होंगे, मार्क्सवाद आपने बहुत पढ़ा होगा। क्या होगा? देखिए समाजवादी ही मुद्दे होंगे उसके ऊपर। समाजवादी जो प्रेमचंद का सामाजिक यथार्थ था, वही समाजवादी यथार्थवाद यहाँ भी देखने को मिलेगा। ये बड़ी की लाइन है, इसको मैं जरूर आपको कहूँगा MTR में, कि मार्क्सवाद, प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जाता है। ये आप कहानी में भी लिख सकते हो इस चीज को। ठीक है, फिर यथार्थी खोज ये कैसे करते हैं? यथार्थी खोज ये आर्थिक परिस्थितियों में करते हैं कि भाई भूखा अगर है तो वो पहले उसको रोटी दो। ये वाला जो थॉट है ना, ये यहाँ का इनका सबसे प्रबल है इनका, कि विचारधाराएं बाद में आएंगी, पहले उसको पेट उसका भरा हुआ होना चाहिए। तो वर्गीय शोषण वगैरह का भी ये क्या विरोध करेंगे। ठीक है,
इस मार्क्सवादी जो धारा है इसके कहानीकार कौन कौन से हैं? तो यशपाल हैं, नागार्जुन हैं, रांगे राघव हैं, राहुल सांकृत्यायन भी हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख 3-4 जो कहानीकार हैं ये मार्क्सवाद में आएंगे। इनकी महत्वपूर्ण कहानियां आपको ध्यान होनी चाहिए। यशपाल की है खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, कलाकार की आत्महत्या। देखो कितना प्यारा सांकेतिक नाम है, कलाकार की आत्महत्या, और तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं। इनको याद करना पड़ेगा। जिसको ज़्यादा समय हो इन कहानियों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ ले या कहानियाँ पढ़ ले तो ज़्यादा जल्दी याद होंगी। नागार्जुन की है हीरक जयंती, राजनीति व्यंग्य पर आधारित है ये। ठीक है, रांगे राघव की है कुछ नहीं आदमी। राहुल सांकृत्यायन की है पाठक जी और पुजारी जी और सप्तमी के बच्चे। ये मैंने लिख रखी है कहानी, ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, पर मोटा मोटा आप सांकेतिक रूप से अपने उत्तरों में इसको लिख सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा जो धारा थी वो थी मनोविश्लेषणवाद की। मनोविश्लेषणवाद जो प्रसाद की जो धारा चल रही थी उसी का आगे कंटिन्यूएशन है ये। और एक किससे प्रभावित है? फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से। जो फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद है वो इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। ये केवल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको बनानी है, एग्जाम के दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, तो मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूं। अपने स्तर पर अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। ठीक है, तो इनका क्या मानना है, इनकी क्या विशेषता है कि कथा बाहरी जीवन की नहीं होनी चाहिए बल्कि अंतर जीवन की वस्तु है। मतलब ये है कि कथा जैसे बाह्य पात्र जो होते हैं उनके बारे में ना होके एक व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके ऊपर कहानी होनी चाहिए। तो इसमें क्या दिखेगा? देखिए, चरित्रों का अंतर्द्वंद दिखेगा, मनन और चिंतन दिखेगा और आत्मविश्लेषण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का इसका कथानक जो होगा वो इसी के आधार पर होगा। ठीक है, भाषा अगर ऐसी बात हो रही है, मनन की बात हो रही है, आत्मविश्लेषण की बात होती है, हमेशा ऐसा क्या होगा, आप हमेशा देखेंगे भाषा कैसी हो जाएगी, प्रतीकात्मक हो जाएगी, ताकि उसके अवचेतन मन तक पहुंचा जाए। इसमें तीन कहानीकार हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे। ये 3 कहानीकार हैं इस धारा के। उसके कौन कौन थे? जो भी मार्क्सवादी रचनाकार थे जो कहानी लिखते हैं वो सारे थे। दोबारा देख लो, यशपाल, नागार्जुन, रांगे राघव और राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ये दोनों का आपको विशेषताएं पता चल गई, दोनों के प्रमुख जो कहानीकार है वो पता चल गया। आपको यही चीजें याद करनी है, विशेषताएं क्या है, कहानीकार कौन है और उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हुई हैं, ये चीजें नोट्स में होनी चाहिए और आपको याद भी होनी चाहिए। कहानीकार हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर अगला जो है वो है नई कहानी के बारे में, यहीं तक हम आज पढ़ेंगे, या नई कहानी को भी हम कल देखने की कोशिश करेंगे। आज आप क्योंकि मेरे को एक बार फीडबैक देंगे उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो नई कहानी को अगले वीडियो में अगर देख लेंगे, आपका पॉजिटिव फीडबैक आता है कि हाँ इस चीज़ से आपको लाभ हो रहा है, तो इस चीज़ को मैं कंटिन्यू कर लूँगा। तो दीजिएगा, आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और जो शेड्यूल दिया जा रहा है उस शेड्यूल के अनुसार अपनी तैयारी करते रहें और कोशिश करें कि उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर सके जो हमने डेली और वीकली लक्ष्य दिए हैं। तभी आप 150 दिन में पूरे हिंदी साहित्य का सिलेबस कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।